हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि पता है कि हाल ही में हिमाचल सरकार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि उन्होंने हमीरपुर चयन बोर्ड की मान्यता क्या कर दी है, रद्द कर दी है। अब सारे एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। अब शिमला के जो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहां से हर वर्ष जो है मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण। पर इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना कैसे है, अगर स्टूडेंट पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे समझ नहीं आता वो इकोनॉमिक सर्वे कहना क्या चाहता है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स ही बिल्कुल क्लियर नहीं होते। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, हिमाचल सारथी ने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस सीरीज़ के हमने लगभग 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपकी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम क्या होती है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स जानना शुरू कर दिए थे, जैसे हमने जाना था कि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास क्या होता है, या ग्रॉस इनकम या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उसके बाद आ गए थे हम कहाँ पे, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद पर। फिर सकल घरेलू उत्पाद को हमने जान लिया था। फिर हमने देखा था कि सकल घरेलू उत्पाद से राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, या नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। उसके बाद हमने देख लिया था कि जीडीपी निकालने के लिए कौन कौन से तरीके हैं, यानी कि हमने 3 तरीकों के बारे में पढ़ लिया था। पहला तरीका देखा था हमने कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा तरीका देखा था हमने कौन सा, आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड। और तीसरा तरीका देखा था हमने इनकम मेथड या आय विधि। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या हिंदी में इसे बोला जाता है मुद्रास्फीति, या अगर सरल भाषा में बोलें तो इसे क्या बोलते हैं हम, महंगाई। अब ये एक्चुअली है क्या, इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लूँगा, उसके बाद मैं हिंदी में भी इसे रिपीट कर दूंगा। फिर हम इस डेफिनेशन के आधार पर समझेंगे कि इन्फ्लेशन या महंगाई या मुद्रास्फीति होती क्या है। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालिए दैट व्हाट इज इन्फ्लेशन, या महंगाई होती क्या है, या मुद्रास्फीति होती क्या है। तो लिखने स्टार्ट कीजिए। इट इज द rate of increase in price of goods and services with respect to time। WRT का मतलब with respect to time। अब डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो कि ये क्या है। इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि किसी रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि कीमतों की दर में वृद्धि हो रही है। और किसकी कीमतों की दर में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं और सेवाओं की दर में वस्तु और सेवाओं की कीमतों की दर में वृद्धि हो रही है। कैसे, समय के साथ या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हिंदी वाले इसे रिपीट करना चाहें तो हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं इसे, यह समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतों की दर में हुई वृद्धि है। यह समय के साथ वस्तु और सेवाओं की कीमतों की दर में होने वाली वृद्धि है। अब मैंने आपको यह भी बताया था पिछले लेक्चर में कि वस्तु और सेवा या गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो हमने ये जाना था कि वस्तु क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सेवा केवल क्या होती है, जिसे ना ही छुआ जा सकता है ना ही देखा जा सकता है, उससे केवल क्या किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो पहली डेफिनेशन तो आपकी इन्फ्लेशन की ये होगी। अब इसकी एक और डेफिनेशन है, उसे भी लिख लो, फिर हम इसको समझना शुरू करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, उससे आपको क्या होगी, क्लैरिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो सेकेंड डेफिनेशन है इट इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यह समय के साथ मुद्रा की मूल्य में आई कमी है। यह समय के साथ मुद्रा के मूल्य में
होने वाली कमी क्या कहलाती है आपकी, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। तो आइए अब इस पूरी डेफिनेशन को समझते हैं। पहले हम क्या, पहली डेफिनेशन को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, फिर उसी एग्जाम्पल को लेके हम दूसरी डेफिनेशन भी समझ लेंगे कि दूसरी डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। तो चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए हम क्या डेली नीड्स का ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए राइस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। तो और आजकल वर्ष या ईयर कौन सा चल रहा है, 2023। इससे पीछे कौन सा ईयर था, 2022। तो मैं 2 ईयर का एग्जांपल लेने जा रहा हूँ और किसके आधार पर, आपके राइस की कीमतों के। अब मैं जैसे ये टेबल बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए, आपको, क्योंकि जब आप फिर से समझोगे ना तो आपको एकदम क्या जाएगा, हिंट आ जाएगा कि सर ने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ईयर या वर्ष, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी, और यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, प्राइस या कीमत, मात्रा, कीमत और वर्ष। मान लीजिए 2022 में 1 किलोग्राम बासमती राइस की कीमत, 1 किलो बासमती राइस की कीमत कितनी थी, 50 रुपया। और वही कीमत 2023 में 1 किलो बासमती राइस की कितनी होगी, 60 रुपये। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 1 किलोग्राम बासमती राइस कितने रुपए के मिल रही है 2022 में, 50 रुपये के। पर वही 1 किलो बासमती राइस अब 2023 में कितने के मिल रहे हैं, 60 रुपये में। यानी कि मात्रा तो एक समान है, पर उसमें क्या हो रही है, समय के साथ क्या हो रही है, कीमत में वृद्धि। जैसे 2022 में कितने थे, 50 रुपये, 2023 में कितने होगी, 60 रुपये। यानी कितने कीमत में वृद्धि होगी, 10 रुपये की इसकी क्या होगी, कीमत में वृद्धि होगी। और कैसे, समय के साथ। यानी कि 1 साल के बाद जो है उस वस्तु की कीमत में जितनी वृद्धि हुई है वो क्या कहलाएगी, आपकी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। यहाँ देख रहे हो ना आप कि 2022 में 1 किलो बासमती राइस कितने रुपए का मिल रहा था आपको, 50 रुपये का। पर वही 2023 में अब 1 किलो बासमती राइस आपको कितने रुपए का मिल रहा है, 60 रुपये का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहली डेफिनेशन क्या कहती थी, इट इज़ द rate of increase in the price of goods and services। वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। कैसे, समय के बढ़ने के साथ साथ। यानी कि समय क्या है, 2022 से 23 आने पर जो किसी वस्तु या सेवा की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो गई है, वो क्या कहलाएगी, आपकी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। यहाँ तक पहली डेफिनेशन में आपको मेरे आइडिया से पूरी क्लियर हो जानी चाहिए इससे। अब आइए इसी एग्जांपल से हम दूसरी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन क्या कहती थी, इट इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। इट इज़ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। यानी कि जो आपकी मुद्रा का मूल्य है उसमें क्या आ रही है, उसमें कमी आ गई है, यानी कि गिरावट आ गई है। यानी कि आपकी मुद्रा क्या हो रही है, कमज़ोर जब होगी तो वो किस कारण होगी, आपकी महंगाई के कारण। तो इधर देखते हैं मुद्रा आपकी या पैसे की वैल्यू जो है आपकी कमज़ोर कैसे हुई है, उसमें कमी कैसे हुई है। तो चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। मान लीजिए 2022 में 1 किलो बासमती राइस कितने रुपए का पड़ रहा था आपको, 50 रुपये का। 50 रुपये का आपको कितना केजी राइस मिल रहा था, 1 किलो। अगर 2022 में ही, अगर आप 2023 में 2022 में ही अगर आप 60 रुपये खर्च करते तो आपको कितना राइस मिल जाने थे, 1 किलोग्राम से आपको थोड़ा सा क्या मिल जाना था, एक्स्ट्रा चावल आपको मिल जाने थे। पर वही चीज़ अब 2023 में क्या हो रहा है, अगर 50 रुपये खर्च हो गए 2023 में तो आपको क्या मिलेगा, 1 किलो से कम चावल मिलेंगे। यानी कि 2022 में 50 रुपये में आपको जितने चावल मिल रहे थे 2023 में उसी प्राइस में आपको क्या मिल रहे हैं, कम चावल मिल रहे हैं। यानी कि आपकी मुद्रा की वैल्यू क्या हो रही है, कमज़ोर हो गई है, उसमें क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो यही क्या है आपकी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। यानी कि आपको मैंने दोनों डेफिनेशन आपको कंपेयर करके बता दी, कैसे, इसी एग्जाम्पल के आधार पर। तो अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, रीज़न ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। या चलो इससे पहले आप एक और रीज़न ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन से पहले आपके एक और टॉपिक पढ़ लो, डिफ्लेशन क्या होती है या अपस्फीति क्या होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रीज़न ऑफ
इंक्रीज इन इन्फ्लेशन और रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिफ्लेशन क्या क्या है। तो पहले दूसरी डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर रीज़न जानते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के रीज़न क्या हैं। तो अगला हेडिंग डालो डिफ्लेशन या अपस्फीति। अगला हेडिंग डाल लीजिए डिफ्लेशन, या और इसे हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। तो डिफ्लेशन क्या हुई, आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को क्या कर दो, उल्टा कर दो, बिल्कुल उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो क्या कहला जाएगी आपकी डिफ्लेशन। जैसे कि इन्फ्लेशन में हमने क्या बोला था, इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर डिफ्लेशन में क्या हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन prices of goods and services with respect to time। यह समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों की दर में होने वाली कमी, वो क्या कहलाएगी आपकी डिफ्लेशन या अपस्फीति। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यह मुद्रा की मूल्य में होने वाली वृद्धि कैसे, समय के साथ, वो क्या कहलाएगी आपकी डिफ्लेशन या अपस्फीति। अब इसको फिर से उसी एग्जांपल के साथ ले लेते हैं हम, कौन सा आपका जो ही हमने कौन सा बासमती वाले चावल का एग्जांपल लिया। तो आइए इसको फिर से ऐसे समझ लेते हैं कि डिफ्लेशन है क्या। फिर से हम क्या बासमती राइस का ही एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे हम वर्ष, यहाँ पर लिख लेंगे मात्रा और यहाँ पर लिख लेंगे प्राइस। अब 2022 में मान लीजिए 1 किलो बासमती राइस की कीमत कितनी थी, 50 रुपया। पर 2023 में उसकी कीमत 1 किलो बासमती राइस आपको कितने में मिल रहा है, 40 रुपये में। यानी कि पहले 2022 रुपये में आपको 1 किलो बासमती राइस खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 50 रुपये। पर 2023 में आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, 40 रुपया। यानी क्या हो रहा है, कीमतों में गिरावट आई, कैसे, समय के बढ़ने के साथ साथ। तो वो क्या कहलाएगी आपकी अपस्फीति या डिफ्लेशन। और दूसरी सेकंड डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि मूल्य के आपकी मुद्रा के मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि, कैसे, समय के वृद्धि के साथ। जैसे एग्जांपल 2022 में आपको 1 किलो चावल कितने रुपए के मिल रहे थे, 50 रुपये में। पर 2023 में आपको अगर 40 रुपये में आपको क्या मिल रहे हैं, 1 किलो राइस। यानी कि अगर आप 50 रुपये खर्च दो 2023 में, तो आपको क्या 1 किलो से आपको ज़्यादा चावल मिल जाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यानी कि क्या हो रहा है, आपकी जो हो रही है मुद्रा क्या हो रही है, मजबूत हो रही है, यानी कि उसके वैल्यू में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये हमने समझ लिया क्या इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति क्या है, आपकी वस्तु और सेवाओं की कीमतों की दर में होने वाली वृद्धि। और डिफ्लेशन क्या है, आपकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली कमी, कैसे, समय के साथ, वो क्या कहलाएगी आपकी डिफ्लेशन। अब अगला टॉपिक डालिए कि रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई के बढ़ने के कारण क्या हैं। अगला हेडिंग डालिए रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण या मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हैं। लिखिए रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन, रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन। अब हमेशा याद रखिए, मार्केट में हमेशा क्या होते हैं ना, दो व्यक्ति होते हैं। एक होता है, मैंने पिछले लेक्चर बताया, एक होता है आपका सेलर जो सामान को क्या कर रहा है, बेच रहा है, और एक होता है बायर जो सामान को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो हमेशा याद रखिए, आपकी महंगाई हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड रहती है, एक आपकी मांग, डिमांड, और एक आपकी सप्लाई। अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मांग ज़्यादा होगी, अगर मांग ज़्यादा होगी और सप्लाई क्या होगी,
कम होगी। क्या बोल रहा हूँ, अगर मांग या डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई क्या होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएंगे आपके, या कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे, चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमेशा डिमांड कौन करता है, डिमांड हमेशा कौन करता है, बायर या जो खरीदार होता है ना, वही करेगा ना मांग। और कस्टमर ही खरीदार करेगा इसके, दुकानदार से कौन करेगा डिमांड कि मुझे ये मार्कर चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए, मुझे जीन चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए। तो डिमांड हमेशा कौन करता है, बायर या कस्टमर या खरीदार। हमेशा डिमांड कौन करेगा, आपका बायर। अब बायर, खरीदार, कस्टमर हमेशा डिमांड कब करता है, जब उसके पास क्या हो, कोई ना कोई किसी वस्तु को खरीदने की उसकी क्या हो, कैपेसिटी हो। अगर उसके पास है 10 रुपये और यार मान लो उसके पास है 1000 रुपये और लेना चाहे वो 90,000 का एप्पल फ़ोन, तो वो तो नहीं ले सकता ना। तो यानी कि बायर हमेशा क्या खरीदना चाहता है, वो उसकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी परचेजिंग पावर पर, यानी कि उसकी खरीदने की शक्ति क्या है या क्षमता कितनी है। अब परचेजिंग पावर उसकी किस पर डिपेंड करती है, उसकी इनकम पर, और उसकी इनकम किस पर डिपेंड करती है, मनी पर या पैसे पर। यानी कि चेन कैसे चल रही है, अगर व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है तो उसकी आय भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और आय ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, खरीदार या खरीद करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। और खरीद करने की या खरीदारी करने की क्षमता ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, डिमांड ज़्यादा करेगा मार्केट में, वो क्या करेगा, शॉपिंग ज़्यादा करेगा, ज़्यादा महंगी वस्तुएं खरीदेगा। अगर उसके पास पैसे ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, घर अच्छा बनाएगा, निवेश अच्छा करेगा। यानी कि सारा खेल आपका किस पर डिपेंड करता है, पैसे के ऊपर। अगर पैसा ज़्यादा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा है, और पैसा कम है तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, मान लीजिए किसका एग्जाम्पल लीजिए, चलिए इस मार्कर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी सिटी है, ठीक है, छोटी सी सिटी है, और वहाँ पर क्या है, बच्चे क्या है, उनकी संख्या क्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा हुआ कि ढेर सारे उसी शहर में क्या हो गया, आपके शहर में 5 स्कूल क्या हो गए, इकट्ठे खुल गए, ठीक है। अब स्कूल में अब पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्कर चाहिए ना, ब्लैक बोर्ड तो है तो पढ़ाने के लिए मार्कर भी चाहिए। अब आपकी सिटी में केवल कितनी दुकानें हैं, केवल 5 शॉप्स हैं, है ना। अब 5 शॉप्स में आप गए और 5 शॉप्स में कितने मार्कर अवेलेबल हैं, केवल एक मार्कर अवेलेबल है। पर स्कूल कितने खुल गए हैं, 5 स्कूल खुल गए, और 5 स्कूल में कितनी है, 10-10 क्लासें हैं। यानी कि लगभग नीड कितनी है, स्कूल वाले कितनी डिमांड कर रहे हैं, लगभग 100 मार्कर्स की। स्कूल वाले कितनी नीड कर रहे हैं, लगभग 100 मार्कर की। पर अभी दुकान के पास, अब पूरे मार्केट में दुकानें कितनी है, 5 दुकानें, और हर एक दुकानदार के पास कितने हैं, 5-5 मार्कर हैं। यानी कि दुकानदार के पास कितने मार्कर हैं, डिमांड कितनी है, 100 मार्कर की, और दुकानदार के पास कितने मार्कर अवेलेबल हैं, केवल 25 मार्कर अवेलेबल हैं। तो क्या हुआ, सारे स्कूल वाले तो कहाँ जाएंगे, दुकानदार के पास जाएंगे। अब दुकानदार देखेगा, यार मेरे दुकान के आगे क्या हैं, लगभग 100 ग्राहक खड़े हैं और सारे क्या मांग रहे हैं, एक ही वस्तु मांग रहे हैं, कौन सी, ये मार्कर। अब दुकानदार तो बड़ा उसको लालच आ जाएगा कि यार मैं इस मार्कर की कीमत पहले क्या है, 25 रुपया, पर इन्हें कौन है, हर एक कोई क्या इसे खरीदने के लिए तैयार है, मुँह मांगे दाम पर। तो वो क्या करेगा, ठीक है, वो बोलेगा मेरे पास 25 मार्कर अवेलेबल हैं, पर इसकी कीमत अब क्या है, 25 जगह मैं कितने लूँगा, 100 रुपये का एक मार्कर लूँगा, जिसको लेना है लो, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी। यानी कि अब रेट कौन तय कर रहा है इसमें, जो आपका सेलर है या जो विक्रेता है, जो बेच रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इस मार्केट की कीमत तय कर रहा है। क्योंकि मांग तो ज़्यादा बढ़ गई है पर आपूर्ति में क्या आ गई है, कमी। तो यही बोल रहा हूँ कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई में क्या आ गई है, कमी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि पहले अगर 25 मार्कर की डिमांड होती है तो 25 मार्कर बिक जाते ऑटोमेटिकली कितने, 25 रुपये की। पर अब इधर क्या है, मांग कितनी है, 100 मार्कर की, पर अवेलेबल कितनी है मार्केट में, केवल 25 मार्कर ही अवेलेबल हैं। यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपकी कीमतों में ऑटोमेटिकली होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और कीमतें कौन तय कर रहा है, जो आपका सेलर, जो आपको चीज़ें बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, कीमतें तय कर रहा है। कि अब मेरी मर्जी है कि उसे दिख रहा है कि यार इतने ग्राहक हैं और इनको क्या, सबको ज़रूरत है,
और मैं मुंह मांगे दामन से क्या कर सकता हूँ, वसूल सकता हूँ। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलर मार्केट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, सेलर मार्केट। यानी कि जब डिमांड ज़्यादा हो, जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई में क्या हो, कमी हो। डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई में कमी हो, यानी कि मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति क्या हो, कम हो, तो ऑटोमेटिकली कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी या प्राइस क्या हो जाएंगे, आपके बढ़ जाएंगे। तो एक कारण तो ये कारण है आपका क्या, महंगाई बढ़ने का कारण। अब दूसरा डालते हैं कि रीजन ऑफ डिफ्लेशन या अपस्फीति के कारण क्या है। तो इन्फ्लेशन में तो हमने क्या कह दिया कि अगर मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी महंगाई की चीज़ें क्या होनी शुरू हो जाएंगी, महंगी होना शुरू हो जाएंगी। अब डिफ्लेशन का एग्जांपल लें। अगर मान लीजिए कुछ नुकसान हो गया और लोगों के क्या है, कई नौकरियां छूट गई। अब लोगों के पास क्या है, पैसे की कमी आ गई। अगर मान लो डिमांड कम है, डिमांड कम क्यों होगी, जब कस्टमर क्या करेगा, बुआयर क्या करेगा, कम मांग करेगा। अब बुआयर कम मांग क्यों करेगा, जब उसकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम क्यों होगी, जब उसकी इनकम में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इनकम में कमी क्यों आएगी, जब उसके पास क्या हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। यानी कि मैंने आपको पीछे बताया कि सारा खेल किसका है, पैसे का। और पैसे में कमी आ गई तो ऑटोमेटिकली जो खरीदार है वो क्या करेगा, मांग कम करेगा। मांग कम करेगा पर सप्लाई क्या हो रही है, अब ज़्यादा हो रही है। जब डिमांड कम है पर सप्लाई क्या हो रही है, अब ज़्यादा। मान लीजिए पहले कोई कंपनी क्या बता रही थी, डिमांड पहले थी 1000 डस्टर की या 1000 मार्कर की, क्या थी पहले डिमांड थी, ठीक है। तो 1000 मार्कर की यार डिमांड थी तो कंपनी क्या कर रही थी, 1000 मार्कर बना रही थी, ठीक है। पर जैसे ही क्या हुआ, लोगों के पास पैसे की कमी है तो लोगों ने अब डिमांड कितनी करना शुरू कर दी, यार हमें 1000 मार्कर ही चाहिए, हमें क्या चाहिए, 500 मार्कर ही चाहिए। पर अब कंपनी कितना बना रही है, 1000 मार्कर बना रही है। यानी कि मार्केट में क्या है, मार्कर ज़्यादा है और मांग क्या है, ऑटोमेटिकली कम है। तो क्या होगा, मांग कम है पर सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। यानी कि कीमतें क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए 100 आपके पास चीज़ें पड़ी हैं और ख़रीदार केवल कितने हैं, 5 खरीदार हैं। पर धीरे धीरे वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो उन्हें बेचना भी क्या है, ज़रूरी। और बेचना ज़रूरी है तो इसमें अब रेट कौन तय करेगा, इसमें रेट तय करेगा आपका कस्टमर। क्योंकि जैसे ही मांग कम हो रही है और सप्लाई क्या हो रही है, ज़्यादा है, तो आपकी ऑटोमेटिकली कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। प्राइस में क्या हो जाएगा, कीमत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसमें रेट कौन तय कर रहा है, आपका कस्टमर या बुआयर। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बुआयर मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इन्फ्लेशन के कारण क्या है, मांग का बढ़ना और आपूर्ति का कम होना। पर डिफ्लेशन का कारण क्या है, मांग में कमी आना और सप्लाई क्या होना या आपूर्ति क्या होना, ज़्यादा होना। तो ऑटोमेटिक कीमतें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये तो जान ली हमने क्या, महंगाई या मुद्रास्फीति और अपस्फीति के कारण। अब आइए, अब हम करते हैं कि इनको मेजर कैसे किया जाता है, मुद्रास्फीति को या मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। अगला हेडिंग होगा आपका मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। पर इससे पहले आप एक और चीज़ समझ लीजिए कि अगर 2 महीने तक या 2 क्वार्टर कितने होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। यानी कि लगभग 2 क्वार्टर या लगभग 3 महीने 6 महीने तक लगातार डिफ्लेशन रहे। अगर 6 महीने तक लगातार डिफ्लेशन या अपस्फीति रहे तो वो क्या कहलाती है, आपकी रिसेशन या मंदी। तो रिसेशन क्या होता है आपका, या मंदी, जब लगातार 6 महीने तक या 2 क्वार्टर, 6 महीने 2 मंथ तक या 2 क्वार्टर तक
6 मंथ या 2 क्वार्टर। एक क्वार्टर कितने का होता है? 3 महीने का, यानी कि लगातार 6 महीने क्या रह रही है? अस्फीति या डिफ्लेशन रह रही है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रिसेशन या मंदी कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब अगला हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के मापन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मापन। अब मुद्रास्फीति को मापने के लिए 2 ट्रेडिशनल तरीके हैं। अब अगला हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का मापन। अब इसके लिए सरकार ने 2 मापदंड तय की हैं। एक को बोला जाता है आपका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है आपका WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा मार्केट में क्या होता है? एक क्या होता है? बेचने वाला होता है, और एक क्या होता है? आपका खरीदने वाला। अब मान लीजिए आपकी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए फिर से मैं एक एग्जाम्पल, मार्कर मेरे हाथ में, तो मार्कर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मार्कर को मैंने जो खरीदा है, तो अंतिम विक्रेता, अंतिम लास्ट गुड किसने खरीदी है? मैंने, कस्टमर ने खरीदी है। पर ये कस्टमर ने इस थिंग को बनाया किसने? सबसे पहले किसी फैक्ट्री ने बनाया हुआ है ना, किसी फैक्ट्री ने बनाया होगा। उस फैक्ट्री से वो चीज़ का सारे मार्कर होलसेल में, यानी कि इकट्ठे कहाँ पहुँचे होंगे? किसी होलसेलर के पास। फिर होलसेलर से वो कहाँ गए होंगे? किसी रिटेलर के पास, और रिटेलर के पास, रिटेलर से किसके पास आए होंगे? सीधे कस्टमर के पास। यानी चेन कैसे चलती है? हमेशा फैक्ट्री से किसके पास जाएगी आप सीधी चीज़ें? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास किसके पास जाएंगी? रिटेलर के पास। और रिटेलर से सीधे किसके पास जाएंगी? कस्टमर के पास। यह है क्या? नॉर्मली चेन चलती है कि फैक्ट्री से सीधा सामान क्या कस्टमर के पास नहीं जाता, ऐसे चेन से क्या होता है? सारा सामान पहुंचता है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कि जो भी समय के साथ कीमतों में वृद्धि हो रही है, किसके? रिटेलर और कस्टमर के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, किसमें? रिटेलर यानी कि दुकानदार और खरीदार के बीच में जो भी लेन देन के बीच में क्या हो रही है? उनकी कीमतों में समय के साथ जो वृद्धि हो रही है, उसको जो कैलकुलेट करता है, वो कौन कैलकुलेट करता है? आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेलर और रिटेलर के बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो लेन देन हो रहा है, उनके कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उनका कैलकुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि रिटेलर और कस्टमर के बीच में जो भी लेन देन हो रहा है, वस्तुओं का या सेवाओं का लेन देन हो रहा है, उनकी जो कीमतों में वृद्धि हो रही है या मुद्रास्फीति हो रही है, उन्हें किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। और होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो भी वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, उनके बीच में भी जो लेन देन के कारण जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसे किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? आपका, या दर्शाया जाता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? महंगाई का कम ज़्यादा होना, का कम या ज़्यादा होना बिटवीन रिटेलर एंड कस्टमर, वो क्या कहलाएगा? आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसमें क्या कर दोगे? महंगाई की क्या होगी? कमी या ज़्यादा होना किसके बीच में? होलसेलर और रिटेलर के बीच में, वो क्या कहलाएगा? आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी क्या है ना, इसे सरकार ने क्या है? 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पर उससे पहले आपको एक चीज़ और समझ में आ रही है कि टोकरी क्या है या बास्केट क्या है ना। तो पहले हम क्या समझते हैं? बास्केट क्या है।
अब गवर्नमेंट ने इसमें एक रूल बनाया है, किसमें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, कि उन्होंने क्या किया है, एक टोकरी रखी है, ठीक है। एक टोकरी में उन्होंने क्या, कई वस्तुएं और सेवाएं क्या शामिल कर दी हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रीम होगी, कोई आपकी क्या खाने की वस्तुएं होंगी, जैसे राइस हो गया, चावल हो गया, वो सारी क्या है उन्होंने एक टोकरी में शामिल कर रखी हैं। तो सरकार क्या बोलती है, जो भी वस्तुएं इस टोकरी के अंदर शामिल हैं, ध्यान से सुनना, जो भी वस्तुएं इस टोकरी या इस डब्बे के अंदर शामिल हैं, उन वस्तुओं की जो कीमत में वृद्धि हो रही है, इस टोकरी में जो भी वस्तुएं या सेवाएं जो है सरकार ने शामिल की हैं, उन वस्तुओं की कीमत में जो वृद्धि हो रही है उसे ही किस में जोड़ा जाएगा, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में या CPI में। अगर मान लो एक क्रीम क्या है बाहर अलग से रखी गई, उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे आपका CPI में नहीं जोड़ा जाएगा। जो इस टोकरी में सरकार ने जो है कुछ वस्तुएं या सेवाएं रखी हुई हैं, उनकी कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसे किस में जोड़ा जाएगा, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जोड़ा जाएगा। और इसी टोकरी को क्या कहते हैं, हम बास्केट कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बास्केट कहते हैं। अब CPI को भी सरकार ने जो है ना 2 भागों में बांटा हुआ है। एक इन्होंने बांटा हुआ है CPI रूरल और एक है CPI अर्बन। अब आपको पता होगा कि हर एक जो गांव वाले हैं या छोटे शहर वाले लोग हैं, उनकी क्या होगी, मांग अलग अलग होती है, और शहर वालों की मांग क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर जो रूरल वाला है वो तो नहीं मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा खाता है या बर्गर खाता है, वो तो नहीं KFC जाता, वो तो सिंपल क्या खाएगा, रेहड़ी में खड़े होकर क्या खा लेगा, टिक्की छोले खा लेगा। पर जो अर्बन जो शहर वाला व्यक्ति है वो क्या बोलेगा, टिक्की छोले तो हमें पसंद नहीं आते, हम क्या जाएंगे, मैकडोनल्ड्स जाएंगे, कहाँ जाएंगे, KFC जाएंगे या बर्गर किंग का बर्गर खाएंगे। तो यानी कि जो गांव वाला है और जो शहरी व्यक्ति, उनकी जो है क्या डिमांड्स के हैं, अलग अलग हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया है, जो रूरल व्यक्ति हैं उनकी क्या है, बास्केट को अलग कर दिया है, और अर्बन लोगों की टोकरी को क्या है, अलग कर दिया है। अब अगर जो रूरल व्यक्तियों की जो वस्तुएं हैं उनकी जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो वो किसके द्वारा कैलकुलेट की जाता है, CPI रूरल के द्वारा। जो शहरी लोगों की मांग की वस्तुएं जो कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, आपका CPI अर्बन के द्वारा। और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, CPI अर्बन प्लस CPI रूरल मिलकर क्या बन जाते हैं, टोटल CPI। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये क्या है आपका CPI रूरल। CPI रूरल में उस टोकरी में कौन सी वस्तुएं होंगी, केवल जिनकी मांग जो है रूरल एरिया में या गांव वाले या छोटे शहरों में ज़्यादा है। और अर्बन एरिया में कौन सी होगी इस टोकरी में, वही चीज़ें होंगी जिनकी जो है शहरों में जो है जिन वस्तुओं की डिमांड क्या है, ज़्यादा है। उनके आधार पे कंपैरिजन करके देखा जाता है कि वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी या कमी आई है। तो और वो किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। और इसे हमेशा कौन कैलकुलेट करता है, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसे हमेशा कौन कैलकुलेट करता है, आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और कीमतों की वृद्धि कैसी हुई है ये कैसे देखा जाता है, बेस ईयर के आधार पे। हमेशा CPI में क्या होगा, एक बेस ईयर होगा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, पर कीमतें किसके कंपैरिजन में बढ़ रही हैं, किस वर्ष के कंपैरिजन में बढ़ रही हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बेस ईयर। तो इस वर्ष तो आजकल बेस ईयर क्या है आपका CPI का 2011-12, यानी कि हम कंपैरिजन क्या करते हैं 2011-12 में जो कीमतों में वृद्धि हुई है और 2022 तक कितनी कीमतों में वृद्धि हो गई है, तो वो क्या होगा आपका CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और हमेशा किस में देखा जाता है, जो भी सरकार ने उन टोकरियों में जो भी वस्तुओं को शामिल किया है। अब सरकार ने एक और इंडेक्स निकाला है, उसका नाम रखा गया है CPI के अंतर्गत ही आता है, उसे बोला जाता है CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, उसे बोलते हैं हम CPI IW या इंडस्ट्रियल वर्कर। अब ये क्या कहता है, इट इज द मेजर या इट मेजर द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस राइज
ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ वर्किंग क्लास। अब ये इंडेक्स के दर्शाता है कि जो महंगाई बढ़ने के कारण जो भी आपके वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास में कौन कौन आएंगे आपके सारे, जो भी मान लीजिए जो भी नौकरी करता है वो किस में आता है आपका वर्कर क्लास में। तो यह इंडेक्स के दर्शाता है कि कीमतों की वृद्धि के कारण उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें क्या उसमें जो है क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किसके कारण, कीमतों के बढ़ने के कारण। वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, CPI-IW के द्वारा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इस सारे को कंपाइल कौन करता है, पहले CPI रूरल और अर्बन को तो कंपाइल कौन करता था आपका CSO, ये आपने ध्यान रख लेना है। पर CPI को हमेशा CPI-IW को कौन कंपेयर करता है, लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट इससे क्या करता है, कंपाइलेशन। और इसका बेस ईयर भी आपने याद रख लेना है, इसका बेस ईयर है 2016। पर दूसरे कौन से थे, CPI रूरल और अर्बन। CPI रूरल और अर्बन इसके बेस ईयर क्या थे, 2011 और 12। और इसे कौन कंपाइल करता था आपका CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। पर CPI-IW को कौन कंपाइल करता है आपका लेबर डिपार्टमेंट। और इसका बेस ईयर क्या है आपका 2016। तो आइए अब दूसरा इंडेक्स पढ़ते हैं, कौन सा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में किसकी बात हो रही थी कि जो कीमतों में वृद्धि या कमी आई है किसके बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में जो भी कमी आई है। अब इसमें जो है ना अलग अलग इंडेक्स नहीं, इसका क्या है, केवल एक ही इंडेक्स है। इसे केवल एक ही इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। इसकी क्या अलग अलग क्या टोकरियां नहीं बनाई गई, इसमें केवल एक ही टोकरी है। और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज, उस टोकरी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसे दी गई है, आपके वेटेज किसे दी गई है, सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आपका कौन सा आता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है। दूसरे नंबर पे दी गई है वेटेज आपकी कौन सी, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है। और तीसरे नंबर पे किसको वेटेज दी गई है, सबसे ज़्यादा फ्यूल को। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की जो टोकरी है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है, मैन्युफैक्चरिंग को, जो भी वस्तुएं चीज़ें बनाता है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, वो क्या बना रही है, कोई चीज़ बना रही है। ये मार्कर है, मार्कर की कंपनी क्या बना रही है, इस मार्कर को बना रही है। तो वो किस में शामिल होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज किस में होगी, मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरे में प्राथमिक क्षेत्र, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पर चीज़ों को क्या हो, प्राकृतिक रूप से सीधे इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, प्राथमिक क्षेत्र को। और थर्ड इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, आपको फ्यूल को। तो गाइज़ आज का लेक्चर जो है यहीं एंड करते हैं। और लगभग हमने इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के बारे में मैक्सिमम टॉपिक कवर कर लिया है। अब आगे देखेंगे हम अगले और 2 चैप्टर पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो हम 2 तरह की पॉलिसी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी, एक पढ़ेंगे हम कौन सी, फिजिकल पॉलिसी। पर उसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक बजट को भी कंप्लीट कर लेंगे कि बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के तहत जो आता है वो होता क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।